गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण से संबंधित भाग समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं विवरण सहित समास के भागों को समझाऊंगा या समास के बारे में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि आप व्याकरण की पुस्तक निकालें और उसमें समास पाठ निकालें और एक पेंसिल साथ में रखें ताकि कोई आवश्यक जानकारी यदि आप सुने तो उसे रेखांकित भी कर सकें, ताकि अभ्यास करते वक्त आपको कोई विशेष परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। समास। समास का शाब्दिक अर्थ है मिश्रण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मिश्रण से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इसका अर्थ ये है कि जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं तो इस जुड़ने वाली प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं, तथा जुड़ने के बाद इससे नए शब्द बनते हैं जिसे हम समस्त पद कहते हैं, तथा समस्त पदों को वापस अलग अलग जब किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो जैसे गंगा जल, यह एक समस्त पद है। यदि हम इसे अलग अलग करें तो गंगा का जल, अर्थात इसमें दो पद दिखाई देंगे। एक पहला पद है गंगा और दूसरा पद है जल। यहाँ पद का अर्थ शब्द से है। संक्षेप में यदि समास को हम समझें तो ये है कि समास के लिए कम से कम दो पद होने, अर्थात दो शब्द होने चाहिए। इसमें पहले पद या शब्द को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या शब्द अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में असल में दोनों पदों के बीच के विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात इसका सरल अर्थ यह है कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो योजक शब्द होते हैं या विभक्ति जो होते हैं वो पूर्ण रूप से लुप्त हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है घुड़सवार, यहाँ इसका ये समस्त पद है। इसे यदि हम विग्रह करते हैं तो होगा घोड़े पर सवार। यहाँ घोड़ा और सवार दोनों के बीच एक विभक्ति है पर। असल में जब ये दो अलग अलग पद एक होते हैं, घुड़सवार के रूप में लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है। इसीलिए मैंने अभी अभी आपको समझाया कि दो या दो से अधिक पद यदि आपस में जुड़े तो समास में विभक्ति का लोप हो जाता है या फिर विभक्ति समाप्त हो जाती है। अब समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दो पदों में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और पहला पद या पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। ये समझने के लिए और भी अधिक आसान है कि यदि कोई शब्द दिया गया है तो उसका पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है तथा दूसरा पद प्रधान माना जाता है। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पद का अर्थ शब्द है, क्योंकि शब्द को ही व्याकरण में पद कहा जाता है। तो तत्पुरुष समास में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दो पदों के बीच कोई विभक्ति यदि होती है तो उसका लोप हो जाता है। अब इन सभी बातों को हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे
एक उदाहरण हम ले सकते हैं विद्यालय। इसको यदि हम विग्रह करते हैं या अलग अलग करते हैं तो होता है विद्या के लिए आलय। यहाँ विद्या और आलय दो अलग अलग पद हैं या शब्द हैं। इनको जोड़ने के लिए हमने विभक्ति का उपयोग किया है के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विद्या संज्ञा है और आलय भी संज्ञा ही है, लेकिन इसमें दोनों ही संज्ञा को जोड़ने के लिए क्योंकि विभक्ति का प्रयोग किया गया है के लिए, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। एक और समझाने वाली बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि तत्पुरुष समास के विग्रह जब हम करेंगे तो इसमें विभक्ति का प्रयोग आवश्यक है। यदि हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो ये तत्पुरुष समास की श्रेणी में आता है। जैसे ने, को, से, पर, के लिए, के द्वारा, का, के, की इत्यादि, ये सभी विभक्तियां हैं और इनमें से किसी भी विभक्ति का प्रयोग यदि हम समास विग्रह में करते हैं तो वह तत्पुरुष समास की श्रेणी में आता है अथवा तत्पुरुष समास कहलाता है। बच्चों, तत्पुरुष समास के भी कई सारे भेद होते हैं, लेकिन वो हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर अगले भाग में चलते हैं। दूसरा भाग है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है उसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। बच्चों, आप सब विशेषण जानते ही होंगे। तो इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे पीतांबर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पीत और अंबर ये दो अलग अलग पद हैं, जिसमें पीत जो है वो विशेषण है और अंबर यानी कपड़ा या वस्त्र वो विशेष्य है। तो इसको यदि हम विग्रह करते हैं तो होता है पीत है जो अंबर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पीत और अंबर को अलग करने के लिए है और जो का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात विग्रह में है और जो का इस्तेमाल किया गया है। अब एक और उदाहरण से हम देखेंगे महात्मा। यहाँ महान और आत्मा, यहाँ महान विशेषण है और आत्मा विशेष्य है। तो महान है जो आत्मा, इसका विग्रह हुआ। बच्चों, अब तीसरा यदि हम देखें तो तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में समस्त पद के पूर्व पद जो होते हैं वो संख्यावाचक शब्द होते हैं या संख्यावाचक विशेषण होते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों। द्विगु समास का पहला पद संख्या सूचक शब्द होता है या विशेषण होता है, संख्या सूचक विशेषण होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी प्रकार के संख्या सूचक शब्द यदि पहले पद में हो तो वो द्विगु समास की श्रेणी में आते हैं। जैसे नवग्रह। यहाँ नव और ग्रह का समाहार है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है नौ ग्रहों का समाहार। यहाँ नौ अर्थात संख्या सूचक शब्द है, इसीलिए यह द्विगु समास होगा। दूसरा है पंचवटी। पांच वटों का समाहार। यहाँ पंच, यहाँ पाँच अर्थात संख्या का सूचना दे रहा है या संख्या सूचक शब्द है, इसीलिए इसे हम द्विगु समास की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा बच्चों, द्विगु समास के विग्रह में समाहार शब्द का प्रयोग आवश्यक है, समाहार या समूह। चौथा है बहुव्रीहि समास। यहाँ ध्यान देने वाली बात है जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हों वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात किसी भी पद से यदि कोई तीसरे पद की ओर इशारा किया जाता हो, अर्थात दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी अनजान या अज्ञात तीसरे पद की ओर इशारा करते हो तो वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे गिरिधर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसका यदि हम विग्रह करके देखें तो गिरि को धारण करने वाला, यहाँ गिरि को धारण करने वाला विग्रह तो हमने कर दिया, लेकिन ये इशारा कर रहा है तीसरे पक्ष की ओर और वो है कृष्ण। तो गिरि को धारण करने वाला लिखने के बाद हमें ब्रैकेट में या कोष्ठक में कृष्ण लिखने की आवश्यकता है। यदि हम कृष्ण लिखते हैं तो यह बन जाता है बहुव्रीहि समास। जैसे एक और
उदाहरण देखें तो एक दंत अर्थात एक दांत वाला, अर्थात यह किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है और वह है गणेश। यहाँ ब्रैकेट में यदि विग्रह के बाद हम या कोष्ठक में गणेश लिखते हैं तो यह बन जाता है बहुव्रीहि समास। अगला समास है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों ही पद समान या महत्वपूर्ण हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है या योजक शब्द लुप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखें, भाई और बहन, यहाँ इसका समस्त पद होगा भाई, उसके बाद योजक चिन्ह और उसके बाद बहन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही शब्द या दोनों ही पद समान है तथा महत्वपूर्ण है और दोनों के बीच और का लोप हो जाता है। इसमें और एक बात समझने योग्य है कि जैसे उदाहरण के तौर पर अमीर गरीब, यदि हम अमीर गरीब एक साथ लिखते हैं तो उसके बीच विभाजक चिन्ह या योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं और यदि हम उसका विग्रह करें तो यही चिन्ह जो है वो और में तब्दील हो जाता है या और में बदल जाता है। तो विग्रह करते वक्त और या ये दो शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें द्वंद्व समास का विग्रह करना होता है। अगला है अव्ययी भाव समास। जिसमें पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ अव्यय से हम समझ सकते हैं जैसे जिस प्रकार से उपसर्ग होते हैं ठीक उसी प्रकार से अव्यय भी होते हैं। तो जिसमें पहला पद अव्यय हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजन्म, इसका विग्रह यदि करें तो जन्म से लेकर, अव्ययी भाव समास में जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उस समस्त पद का अर्थ लिखना होता है। तो आ जन्म यदि हम देखें तो इसमें जन्म मूल शब्द है और आ अव्यय की श्रेणी में आता है। अर्थात आ जो है वो अव्यय भी है और उपसर्ग भी है। तो अव्यय और उपसर्ग को यदि पहले पद के रूप में हम किसी शब्द में देखें तो वह बन जाता है अव्ययी भाव समास। बच्चों, यह था समास का पूर्ण विवरण। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समास समझ में आ गया होगा। आप अभ्यास के प्रश्नों को या अभ्यास के जो शब्द दिए गए हैं उसे करने का प्रयास करें और इस व्याख्या के आधार पर उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। आपको आसानी से उत्तर मिलते जाएंगे। यदि आप चाहें तो इसे बार बार सुनकर और अलग अलग तथ्यों के अनुसार उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभ्यास के सभी प्रश्नों को आप करके देखें कि क्या आप सच में सभी प्रश्नों के उत्तर कर पाते हैं या नहीं। यदि कर पाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको समास अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।